Good evening to all of you. Welcome to ICANN 2020 and 2021. Here we discuss the Hindu important article. आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज 19 अगस्त से देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला आर्टिकल इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बारे में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका देखेंगे कि क्या क्या मेन प्रॉब्लम है इंडिया और नेपाल बॉर्डर के पे। तो इसमें क्या है कि हमारा ट्राइलेंगल इशू चल रहा है। सभी को पता है कि काला पानी का एरिया एक जो बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसमें 1815 में सुगौली की ट्रीटी हुई थी इंडिया और नेपाल के साथ, तो जिसमें ब्रिटिश इंडिया और नेपाल ने साइन की थी, जिसमें काली रिवर का जो वेस्ट का पार्ट था वो पार्ट इंडिया को यूज़ करना था और ईस्ट वाला नेपाल को। तो अभी जो ये पूरा आर्टिकल है वो बेस्ड है नेपाल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें नेपाल के डिप्लोमेटिक के कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमने विवादित एरिया को छेड़ा है वो इसका वेस्ट का पार्ट नहीं है, वो ईस्ट का ही पार्ट है। वो अपने पॉइंट ऑफ से बताते हैं इस चीज़ को, ठीक है। द वन इज डिस्प्यूट नाउ इज लिपू लेक इन काला पानी में लिपू लेक एट द बॉर्डर ऑफ द उत्तराखंड और नेपाल और उत्तराखंड के बीच जो लिपू लेक है वहाँ पे भी विवाद है, और लिम्पोधुरा में भी विवाद है, और काला पानी में तो है ही विवाद। तो नेपाल क्लेम द रिवर टू द काला पानी वेस्ट इन द मेन काली एंड दस द नेपाल हैज टेरिटरी राइट्स टू इट। इसमें ये बोलते हैं नेपाल क्लेम करते जो वेस्ट वाला पार्ट है वही मेन काली का पार्ट है और नेपाल की टेरिटरी का उसमें पूरा राइट है। इंडिया होल्ड्स दैट द राइट लाइन टू काला पानी ईस्ट इज द बॉर्डर, दस काला पानी फॉल्स इन द टेरिटरी। तो ये बात कही जा रही है काला पानी डिस्प्यूट, लिम्पोधुरी और लिपुलेख, इन तीनों बॉर्डर के बारे में जो हमारी इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट है, तो इस पे बात की जा रही है। हमारा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया शेयरिंग करता है वो कितने किलोमीटर का है, 1751 किलोमीटर का है, ठीक है। तो कुछ हम फैक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम आंसर लिखते हैं। तो ये जीएस पेपर 2 में अगर इंडिया और नेपाल बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में लिखने को आया तो आप ये 3 ट्राइजंक्शन फिगर बना के आप इन तीनों पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फियर ऑफ द अमेंडमेंट क्या है। फ्रॉम द काठमांडू पर्सपेक्टिव से इंडिया डिप्लोमेसी सीम्स इंक्रीजली अनरिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो भी डिप्लोमेसी वो इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी अंडर द सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द पीएम ऑफिस, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल होती पीएम ऑफिस के से, और फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। काठमांडू बहुत टाइम से नेपाल कह रहा था कि हमें बॉर्डर इशू पे कुछ इशू है तो आप उसको रिजॉल्व करिए, लेकिन इंडिया ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जिसके बाद आफ्टर ऑल जब नेपाल ने उस अपने पॉलिटिकल मैप को रिलीज किया तो उसके बाद इंडिया को उसमें प्रॉब्लम हुई कि भाई नेपाल अचानक से कैसे उठ के खड़ा हो गया और अपने मैप में उसने काला पानी या जो भी रीज़न दिखाएं तो ये कैसे हो गया। तो क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से मांग करी थी कि आप उस पर रिस्पॉन्स करो, और इंडिया की फॉरेन सिक्योरिटी और इंडियन डिप्लोमेसी ने उस पर कोई विवाद नहीं किया, उस पर कोई रिजॉल्व नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए ये मामला और भी बढ़ गया। लेकिन इंडिया का कहना है कि ये सब जो कर रहा है वो ये चाइना की दूरी पर कर रहा है, अकेले तो नेपाल की इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो कुछ करे। तो ये बात से भी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब 1962 का वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उसके बाद से हमने अपने बॉर्डर इशू को बताने शुरू करी, और जब नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया तो वहाँ पे उन्होंने अपना पॉलिटिकल मैप अलग रिलीज़ किया और अपने सारे बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने की बात करी इंडिया के साथ। और उन्होंने चाइना से ऐसे कोई भी उनके डिमांड पे काम करने के सारे रिलेशन का मना कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी क्या हुआ कि वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने कई ऐसे प्रोस्पेक्टिव पे ऐसे कुछ बातें कर दी जो बहुत ही यहाँ पे बहुत नाराज़गी भरी हुई थी। जैसे उन्होंने कहा कि चाइनीज़ वायरस से ज़्यादा इंडिया वायरस खतरनाक है हमारे लिए। तो ये स्टेटमेंट जो था ओली का वो काफ़ी अच्छा नहीं था। और दूसरा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो नेपाल है जो राम है वो नेपाल के गॉड है, मतलब नेपाली थे और वो हिंदू नहीं थे, तो नेपाली गॉड थे। तो राम को एज ए नेपाली गॉड बताया, जिससे आरएसएस को काफ़ी धक्का पहुंचा इन 2 स्टेटमेंट से। तो ये सारे डिस्प्यूट ट्रायलैंगल डिस्प्यूट और ये सारी जो उनकी डिप्लोमेटिक या इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो चलती है उनको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काठमांडू रिस्पॉन्स विद सेंसिटिव टू इंडियन स्ट्रेटेजी कंसर्ट बिफोर एंड आफ्टर द 1962 इंडिया चाइना वॉर। वो हमेशा यही कहते हैं कि हमने 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद से और पहले भी अपनी टेरिटरी को हमेशा डिफाइन किया है।
ठीक है। हाउ द फॉलोइंग द एडवेंट ऑफ द डेमोक्रेसी 1990 द डिमांड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द काला पानी गेन मोमेंटम। जब हम डेमोक्रेसी प्राप्त कर लिए 1990 में, तो ये जो मांग थी वो और भी बढ़ के सामने हमारे यहाँ आ गई। काठमांडू डिप्लोमेट कहते हैं डिनाई द एक्विजिशन ऑफ द पैसिविटी over the decade, saying that is the weaker power. Nepal preferred quiet diplomacy and that the Kala Pani had over been off the table since talk began in the early 90s. काठमांडू डिप्लोमेट का कहना है कि हमेशा से एक जो हमारा नेपाल टेरिटरी है उसको बहुत ही छोटा माना गया, जिससे वीक पावर माना गया है। इसके बाद हमने हमेशा जो भी बातें कही हैं वो बहुत ही सेंसिटिव वे में कही हैं और हमारी जो बात को है एज ए सीरियस नहीं लिया गया और हमेशा ऐसी बातें जो हुई वो ऑफ टेबल हुई हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। As for the position argument, its control of a disputed region where the confirmed overseas China continue hold over Aksai China since independent। तो अगर वो कहते हैं कि अगर अपने मैप में दिखाने से कोई चीज़ हमारा पार्ट हो जाएगा, तो अगर अक्साई चीन जो है वो चाइना का पार्ट है, तो अक्साई चाइना वो चाइना का मतलब अगर मैप में चाइना अक्साई चीन को दिखाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चाइना का हो गया अक्साई चीन। उसी तरह से अगर किसी ने अपने मैप में उस एरिया को दिखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो उसी का हो गया। उसके बाद कहते हैं कि रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ द नेपाल एक्टिंग ऑन चाइनाज बिहेव, इन फैक्ट काठमांडू कंसीडर चाइना complicit on Lipu Lake and long-term strong protest with the Beijing regarding its joint plan with New Delhi on use of the high passes। तो इसमें जो लिपू लेक का पॉइंट आता है, तो लिपू लेक भी एक विवादित स्पॉट है इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में, क्योंकि ये तीनों बॉर्डर का जंक्शन बनाता है। रोड टू लिपू लेक इसमें क्या है, हमारा जो बॉर्डर डिमार्केशन हुआ था उसमें 98% जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन दो एरिया को छोड़ करके, वो दो एरिया कौन कौन से थे, काला पानी का और सुस्ता रीजन, जो भी अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ, जब 2014 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे थे उन पे और जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जो थे वो सुशील कोइराला के बीच में जो टेबल टॉक हुई थी, उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट करने की बात हुई थी, बॉर्डर वर्किंग ग्रुप। बाद में क्या हुआ, ये वर्किंग ग्रुप फेल्ड हो गया और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। आफ्टर दैट इन अगस्त 2019 इंडियन मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे एस जयशंकर हैं वो और नेपाल के फॉरेन अफेयर प्रदीप गैवाली ने एक साइन किया टास्क को टू फॉरेन सिक्योरिटी की, मतलब इस पूरे टास्क को किसको ट्रांसफर कर दो, फॉरेन सिक्योरिटी को। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई और अभी भी फॉरेन सिक्योरिटी उसमें कुछ भी कर नहीं रहे हैं। दैट वॉज वेयर मैटर रेस्टेड द इंडिया ड्रैगिंग इट फीट ऑन द फॉरेन सिक्योरिटी मीटिंग वन थिंग्स फॉर एवरी। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जो इंडिया और नेपाल के बाद की थी। फिर नेपाल हैज़ बीन कीन टू शॉर्ट आउट द मैटर अवे फ्रॉम द लाइमलाइट। हमेशा जो नेपाल इसको सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, वो लाइमलाइट से दूर हट के सॉल्व करता है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ उग्र नहीं होता है। इट वॉज अफेयर आफ्टर इंडिया पब्लिश्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप इन नवंबर फॉलोइंग द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये इशू तब निकल के आया जब इंडिया ने अपना नया पॉलिटिकल मैप बनाया नवंबर में, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने उस मैप में दिखा, तो उसके बाद नेपाल ने भी उस एरिया को अपने मैप में दिखाया, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद क्या है, द प्रेशर अक्रॉस द काठमांडू टू पुट अप इट्स ओन मैप इनकॉर्पोरेटिंग द लिम्पी-दुरिया फिंगर। ठीक है, तो वही है, लिम्पी-दुरिया को उन्होंने मैप में दिखाया। उसका डिफेंस मिनिस्ट्री जो राजनाथ सिंह थे उन्होंने क्या किया, एक इनएग्रेट किया अनफिनिश्ड ट्रैक टू लिपू लेक। लिपू लेक में उन्होंने एक अनफिनिश्ड ट्रैक को ऑगुरेशन किया, जिसकी वजह से उनको और प्रॉब्लम हुई। प्राइम मिनिस्टर ओली जो थे ये, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए और सर्टिफाई किया न्यू मैप को, जिसमें से उन्होंने उस एरिया को अपने मैप में दिखाया। इंडिया डिप्लोमेट्स लॉबीड टू कीप Nepal's parliament from adopting the amendment, but Kathmandu needed it to shake the cartography party with the India in future talk। फ्यूचर टॉक में क्या हो सकता है कि इंडिया के डिप्लोमेट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ट्रुथ बी टोल्ड, ये सही है कि इंडिया ने काफ़ी क्या है कि लिम्पी-दुरिया का जो ट्रायंगल है एग्जिट करता है मैप में दोनों कंट्री के। तो अगर दोनों कंट्री इस मैप अपने मैप में भी और नेपाल अपने मैप में भी शो करता है, दैट वॉज द वन रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो मतलब इसमें कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर लिम्पी-दुरिया को दोनों अपने मैप में दिखाएं।
इसमें एग्जाम्पल भी देखते हैं कि जैसे स्मॉल एरिया काला पानी का है तो उसको क्या क्या दोनों अपने मैप में दिखा रहे बहुत टाइम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यही सोल्यूशन राइटर देते हैं कि हम दोनों अपने मैप में दिखा सकते हैं। अभी क्या हुआ, 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ओली और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी ने जो टेबल टॉक हुई उसमें उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दोबारा बातचीत हुई, जिसमें से फॉरेन सेक्रेटरी दोनों के बात किए और दोनों की वोकल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, रीएक्टिवेट हुई दोबारा। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर ये पूरा प्रोसेस अगर डिले किया जाता है सपोज, तो इससे न केवल नेपाल की सोशली कल्चरल और इकोनॉमी लोगों को प्रॉब्लम होगी, बल्कि इंडिया के पूरे सिटीजन जो पूर्वांचल में रहते हैं जैसे बिहार और उड़ीसा, तो वहाँ पे रेमिटेंस आता है कहाँ से, नेपाल से, तो उन एरिया के लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस वजह से इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करना बहुत ही जल्दी ज़रूरी है। इसके बाद कहा जा रहा है इंडिया डज हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुली रिजॉल्विंग टेरिटरी डिस्प्यूट। इंडिया ने बहुत पहले भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं सक्सेसफुली रिजॉल्व करने के लिए टेरिटरी इशू को, जैसे कि पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो नेपाल के साथ तो रिजॉल्व होना बहुत बड़ी बात नहीं है। गिवन द पॉलिटिकल विल एट द टॉप मोस्ट लेवल इट शुड बी पॉसिबल टू डॉस द लैम्परधुरिया वोल्केनो जस्ट एज क्विकली एज इट हैज़ इरप्टेड। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को जो भी पॉलिटिकल इशू चल रहा है उसको टॉप मोस्ट लेवल पे अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे और जल्दी से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि पहले भी हुआ था हमारा, जैसे 2015 में एब्सेंस ऑफ द बैक चैनल डिप्लोमेसी बिटवीन टू कैपिटल, तो ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर ओली और उनकी जो भी विश थी, अभी क्या हुआ है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जो वर्बली बहुत ही दे दिया, एक तो राम को नेपाल का नेपाली बता दिया और उसके बाद उन्होंने चाइनीज़ वायरस से ज़्यादा इंडिया वायरस से अफेक्टेड अपने आप को बता दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सही नहीं थी। और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे अचीव द पेपर ट्रीटी एंड एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कम्युनिकेशन मैप एंड ड्राइंग। आप अगर सही से सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, मैप, एग्रीमेंट, इन सबसे चीज़ों से करके आप निगोशिएशन दोनों कंट्री आपस में कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में क्या है, नॉट टू प्रीजुडिस द आउटकम इफ नेपाल वर टू गेन फुल पोजेसेस ऑफ लिम्पेदुरे शुड डिक्लेयर द एरिया ऑफ जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज। बाद में कंक्लूजन में नेपाल के डिप्लोमेट कहते हैं कि अगर नेपाल को सारा एरिया अपने मैप में दिखाने के लिए दे दिया जाए, फुल पोजेशन ऑफ द लिम्पेदुरिया, अगर वो लिम्पेदुरिया को पूरा अपने मैप में दिखाते तो उसको इस जोन को क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए, जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज। लेकिन उसको जो कैलाश मानसरोवर का रूट है उसको जो तीर्थ यात्री उनके लिए खोलना चाहिए, उसमें उसको कोई भी मतलब सिक्योरिटी या कोई भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। उस जो भी उसका रूट है, रास्ता है पिलग्रिमेज के लिए, वो आप खोल दो, बाकी आप दे दो, आप अपना जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज जो भी आपको दिखाना है वो दिखाओ। द आइडिया सर्टेनली वर्थ थॉट लिम्पेदुरिया जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज। तो ये जो आइडिया है कि आप लिम्पेदुरिया को जोन ऑफ पीस और पिलग्रिमेज घोषित करेंगे तो ये एक सोल्यूशन निकल के आता है। तो ये था हमारा इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू, जो कि 3 ट्राइलेंगर पर है, लिम्पेदुरिया, काला पानी और आपका लिपू लेक पास, जो ट्राइलेंगर जंक्शन है बिटवीन द इंडिया, चाइना और नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है डीकोलोनाइज थ्रू द कॉलोनियल लॉजिक। ये इसमें क्या है, इसमें अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का गठन किया था रिफॉर्म लाने के लिए क्रिमिनल लॉ में, जो रणवीर सिंह पैनल की अध्यक्षता में गठन किया गया था उसका। तो इसमें ये कहा जाता है कि रणवीर सिंह पैनल की अध्यक्षता में जो ये आपने गठन किया है क्रिमिनल लॉ को अमेंड करने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए, तो वो आपने इसमें क्या किया है कि इसमें इन्होंने जनता से राय भी मांगी है। बट जनता से राय मांगने में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इस पैनल का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो 2-4 पॉइंट पे हो रहा है, उसको देख लेंगे। पहला जो हो रहा है क्रिटिसिज्म वो इस पे हो रहा है कि जो हमारे इंडिया में 10% पीपल जो है वो इंडियन पॉपुलेशन ही इंग्लिश बोलती है,
और इसमें जो पेपर्स है वो सारे ही इंग्लिश में है, जिसकी वजह से आप सजेशन मांग रहे हो जनता से और पेपर इंग्लिश में और 10% ही लोग दे रहे हैं, तो इसमें वो लोग नहीं देंगे जिनको एक्चुअल में इस लॉ से प्रॉब्लम थी। दूसरा कह रहे हैं कि 40% पॉपुलेशन एक्टिवली यूजेस द इंटरनेट, तो इंटरनेट भी 40% पॉपुलेशन यूज़ करती है, तो फिर मतलब ये भी इंटरनेट के थ्रू ही होगा रिजोल्यूशन। तो आप मतलब क्या करना चाहते हैं, इंटरनेट एक्सेस तो है नहीं हर जगह पे, और कश्मीर में तो वैसे भी इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई हैं, तो इस क्रिमिनल लॉ को कैसे मतलब आप कैसे मतलब सजेशन के लिए जनता से कैसे मांग रहे हो। उसके बाद फर्दर बोलते हैं ऑल द कमेटी डॉक्यूमेंट्री एंड बैकग्राउंड रिजोल्यूशन, जैसे 89 रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वो आई थी, तो उसमें आपने 89 रिपोर्ट्स, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, तो उसको आपने जो टाइम दिया था वो बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, मतलब 4 टाइम्स मोर लॉन्गर देन दिस कमेटी। इस कमेटी में आप में जो टाइम दिया गया वो जुलाई से अक्टूबर तक का 4 महीने का दिया गया कि इसी में आप सारी प्रॉब्लम को बताओ, तो ये टाइम भी बहुत कम है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म होते हैं इस जो कमेटी की है, जो इस कमेटी में बनाया गया। इसमें एक और बात कही जाती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का लोगो इसमें स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा था उसको भी हटा लिया गया, तो ये भी एक डाउट है जो इस पूरी ऑटोनॉमी पे पढ़ते हैं। और कमेटी जो है नॉट अंडरटेकन टू पब्लिश द रिप्रेजेंटेशन इट रिसीव फ्रॉम द पब्लिक ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, पूरी कंसल्टेशन प्रोसेस आपकी पब्लिक को चाहिए और हर इंसान तक तो पहुंचेगी नहीं। और ये जो कमेटी है वो एड हॉक कमेटी है, तो एड हॉक कमेटी क्या होती है, टास्क का काम खत्म करने के बाद वो खत्म कर दी जाएगी। तो लॉ रिफॉर्म जो है वो टिपिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं दिए जाते, मतलब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर लानी है तो ये सारे जो भी डिबेट है वो इसमें बताए जाते हैं। और इसमें बोला जाता है कि इसमें 46 क्वेश्चन किए जा रहे हैं इस कमेटी के द्वारा, जैसे कंट्रोवर्शियल लीगल कंसेप्ट से लेकर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव मीनिंग है जिसकी देयर इज नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेनिंग द कंटेक्स्ट एंड रिलीवेंस, मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो अनकंटेक्स्ट है, रिलीवेंस ही नहीं है उनका कोई। और तो जो भी प्रोडक्टिव डेलिब्रेशन होगा स्टेक होल्डर का, उनका कुछ आपको मिल ही नहीं पाएगा, और इसमें टाइम बहुत कम दिया गया 3 मंथ्स का, तो ये भी एक अनजस्टिस है इस कमेटी का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इसकी जो रणवीर सिंह पैनल कमेटी गठन की गई है, तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि आप इसमें रिफॉर्म लाओ, और जो डीकोलोनाइज थी क्रिमिनल लॉ, तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आप कोलोनाइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कोविड-19 की वजह से जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है रीथिंक इट्स अप्रोच फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए एक अच्छा टाइम है कि आप एक बार दोबारा सोचो कि कैसे सिटी को दोबारा से हमें सही करना है, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे नरिश करना है अगेन। तो इसमें कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो अर्बन पॉपुलेशन में है, 461 मिलियन पीपल आर लिविंग इन द अर्बन पॉपुलेशन, और वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी पे वो 63% करते हैं, ठीक है। और फ्रंट लाइन पे अभी जो पेंडेमिक में है वो मेन जो 2/3 जो केसेस आ रहे हैं वो मुंबई, दिल्ली और चेन्नई से आ रहे हैं। तो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे वायरस के स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा है कोविड-19 क्राइसिस के लिए। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा रीथिंक करो। किस किस चीज़ पे बात करें, पहला बात करें इट्स टाइम टू रीथिंक द वाटर के बारे में रीथिंक करने की बात करें। इसमें कह रहे हैं कि 152 से 216 मिलियन पीपल जो है वो डेंस पॉपुलेशन हाउसिंग यानी कि स्लम एरिया में रहते हैं, और उन्हें जो होता है एक फ्रेश वाटर यानी कि पाइप टू वाटर जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है वो भी उन्हें नहीं मिल पाता, वो कंज्यूम नहीं कर पाते, और वो इसको लेने के लिए एक डेंस लिविंग कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे कि पानी आ रहा है तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसे लेने के लिए, और उनके पास और कोई सुविधा नहीं है। उनको हैंड वॉशिंग के बारे में भी नहीं पता था, सेल्फ आइसोलेशन के बारे में उन्हें अवेयरनेस कम थी, तो उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो आप वाटर का इशू जो उनकी बेसिक एमिनिटी उसको आप प्रोवाइड करो, जिससे कि इन जो स्लम एरिया में लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो पाए। दूसरा कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है जो वल्नरेबल है उनकी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन की सर्विस प्रोवाइड करें, और जो फिक्की वाटर मिशन चल रहा था जो कि रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर पे था, और ग्रे वाटर विच डिजर्व मच अटेंशन
तो उस पर दोबारा वर्क करने के लिए, दोबारा रीथिंक करने के लिए बोलते हैं। सेकंड किस पे रीथिंक करने के लिए बोलते हैं? इट्स टाइम टू रीथिंक द फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा पॉइंट है फूड और न्यूट्रिशन का। फूड इनसिक्योरिटी इज रैपिडली इंटेंसिफाई इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है फूड इनसिक्योरिटी की। इंडिया इज होम टू 15.1% ऑफ द वर्ल्ड अनरिच्ड पॉपुलेशन। पूरी संसार की जितनी भी अनरिच्ड पॉपुलेशन है उसमें से इंडिया में 15.1% लोग रहते हैं। काउजिंग द इनफॉर्मल वर्कर टू फेस द इम्पॉसिबल चॉइसेस बिटवीन द रिस्किंग कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस ऑफ और लूजिंग देयर इनकम, हाउसिंग एंड सस्टेंस। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए फूड और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए वो जो जितने भी लीगल इंटाइटमेंट दे रहे हैं फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से लेकर, और उनको और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इंश्योर करें फूड की अवेलेबिलिटी टू अफोर्ड प्राइजेस पे पुअरेस्ट फैमिली के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं द पेंडेमिक हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड द नीड द डिकोस्ट स्लम टू प्रोटेक्ट पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग। तो उनकी हेल्थ और वेलबींग को ठीक करो। कह रहे हैं कि अगर 2014 से पहले अगर ये कोरोना वायरस आता तो कैसा सिनेरियो होता, क्योंकि 2016 से 14 से पहले स्वच्छ भारत मिशन नहीं था, वो 2014 में ही आया। तो वहाँ पे जितने भी 60% पॉपुलेशन एरिया हम थी वो खुले में शौच करते थे और उनको हैंड सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग से भी नहीं पता था। तो स्वच्छ भारत मिशन का भी इसमें योगदान अच्छा खासा है सैनिटेशन के लिए। तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया है। दूसरा बताया कि आप टाइम है कि आप अपनी बिल्डिंग को दोबारा से डिज़ाइन करो और बिल्डिंग को ऐसी बनाओ जो रेजिलिएंट हो और लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर एयर पोल्यूशन से कंट्रोल करना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो कंपेयर टू द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फॉरेन कंट्री में एक्सपीरियंस किया गया है कि वहाँ पे क्या क्या हो, उसके बाद हमें क्या करने की ज़रूरत है अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और पॉल्यूशन से सिटीज़ को बताने के लिए। वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, वहाँ पर लोग बाइसिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ सजेशन जो है राइटर यहाँ पे भी रीथिंक करने के लिए बोल रहे हैं कि इस टाइम टू रीथिंक द अगेन टू नरिश आवर कंट्री एंड इम्फेसाइज द, अगर जितने भी अननरिश्ड पॉपुलेशन है स्लम एरिया में रहते हैं तो उन लोगों को दोबारा से हमें ठीक कर दो। और ये टाइम है कि अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचो, तो जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी तरफ प्राप्त हो जाए और हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है वो अच्छा बन जाए। तो ये आज हमने डिस्कस किए 3 आर्टिकल के बारे में। पहला हमारा इंडियन और नेपाल बॉर्डर की डिस्प्यूट था। दूसरा हमने देखा जो क्रिमिनल लॉ पे रणवीर सिंह पैनल थी तो उसमें क्या क्या कमियां हैं और जिसका क्रिटिसिज्म अभी किया जा रहा है। तीसरा हमने देखा कि रीथिंक करने की ज़रूरत है, हमारे स्लम एरिया पॉपुलेशन में री अप्रोच हम अपनाने की ज़रूरत है सिटीज़ में, जिससे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग, प्लीज़ डू लाइक।